नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आज किसी प्रोफेसर की जरूरत थी सर, एक ऐसा विषय है उसको समझने के लिए। देखिए, बड़ी चर्चाएं हैं कि जो आने वाला मानसून सत्र है इसी महीने जो शुरू होगा, इसके अंदर कई बड़े बड़े विधेयक, कई बड़े बड़े बिल सरकार लेकर के आने वाली है। अभी तक चर्चाएं चलती थी डिलिमिटेशन बिल की, महिला बिल की, वन नेशन वन इलेक्शन की। अब एक और कानून बनाने की तैयारी में सरकार आगे बढ़ने वाली है। ऐसी चर्चाएं शुरू हुई। काफ़ी फीडबैक आप लोगों का भी आया कि इस पर बात कीजिए। सर, 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो ये सुनिश्चित करेगा कि गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होने और 30 दिन तक हिरासत में रहने के बाद कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं रह पाएगा। तो इसके ज़रा मैं प्रोविजन जल्दी से पढ़ देता हूं आपके लिए। यदि किसी केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री या स्वयं प्रधानमंत्री पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा का प्रावधान है और वो लगातार 30 दिनों तक न्यायिक या पुलिस की हिरासत में रहते हैं, तो 31वें दिन वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। ये मंत्रियों के मामले में है। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के मामले में अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन अपने आप पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर वो नहीं करते हैं तो 31वें दिन से कानून स्वतः ही उनको पदमुक्त मान लेगा। ये बिल कब आया था आप याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी ने अपनी कस्टडी में, ईडी या सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया था और वो 1 महीना के करीब जेल में रहे थे और उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो जेल से ही सरकार चलाते रहे। जेल में मंत्री जाकर के उनसे मिलते रहे। जब बहुत दबाव पड़ा था तब उन्होंने जाकर के आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। उस सूरत में ये बिल लाया गया था। अब ये बिल चला गया था जेपीसी के पास, पार्लियामेंट। सिर्फ वही नहीं, हाँ सर, याद दिलाए कि ये एक केस तमिलनाडु का भी हुआ था जी। तमिलनाडु में भी गवर्नर चाहते थे कि उनका इस्तीफा हो और फिर बाद में कोर्ट के इंटरवेंशन से उनको मंत्री का इस्तीफा होना पड़ा। तो वो भी एक मामला था। तो ये इस मामले पर सरकार आगे बढ़ रही है क्या? इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब दूरगामी प्रभावों वाला कानून मानते हैं? मुझे लगता है कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। कई बार आप देखते होइएगा कि किसी मंत्री वगैरह के खिलाफ यदि आरोप लगते हैं और उनका यदि डिटेंशन, अरेस्ट भी हो जाता है, तो भी कई बार मुख्यमंत्री के लिए हटाना मुश्किल होता है। या प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में तो ये बात कहना मुश्किल होगा क्योंकि वो तो नो नॉनसेंस वाली स्थिति है। लेकिन अधिकांश मामलों में आप देखेंगे कि जो उत्तर में जैसे राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों के लिए निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि वो छत्रपों, उनका डिपेंड होता है कि अपना रीजन है, जाति है, एक को किसी को हटा दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ तो एक क्लाउज है कि अनटिल प्रूव्ड गिल्टी तब तक आप दोषी है नहीं। और इसी को मुझे लगता है कि इसका सहारा लेकर के पॉलिटिकल क्लास जो है वो इसका बहुत दुरुपयोग करती रही है। हम देखते रहे हैं कि मर्डरर हैं जो जेल हैं उसमें भी आकर के फिर आप आकर के मंत्री पदासीन हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सराहना करनी पड़ेगी। हम बार बार तो कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करो, हम सब कहते हैं, लेकिन क्या इंस्टीट्यूशनल कोई प्रोसेस है क्या उसके लिए? कोई ऐसा कानून आप लेकर के आ रहे हैं क्या जिसमें ईमानदारी हो? मुझे लगता है कि मैं हैरान हो रहा हूं कि इस कानून का भी लोगों ने विरोध किया और जेपीसी को गया था ये। हाँ, और इसलिए जेपीसी के पास गया है। मुझे लगता है जो पता लगा है कि जेपीसी का रिपोर्ट्स आने वाला है और इसी मॉनसून सेशन के अंदर हो सकता है कि इसको दोबारा टेबल सरकार करे जी। तो स्वाभाविक है कि जेपीसी के अंदर मेजॉरिटी तो सरकार की है, तो उसमें किंतु परंतु जो भी हो सकता है। याद कीजिए सर कि विपक्ष के जितने लोग जेपीसी में थे उन्होंने जेपीसी का बॉयकॉट कर दिया था। हाँ बिल्कुल, कि नहीं तो एक तरफा कानून बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जेपीसी का उसमें तो बॉयकॉट ही नहीं किया था, उसमें तो गाली गलौज तक की बात आ गई थी। उसमें तो जो जेपीसी के जो चेयरमैन हैं उसी के पर कई प्रकार के तोहमत थोपे गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप यदि उस चीज को पूरे क्लास को पढ़ेंगे तो 2 बातें उसमें निकलती है। एक तो कि 5 साल तक का हो या 5 साल से ज्यादा का हो, और उसमें एक एंड जुड़ा हुआ है, शब्द और नहीं है, एंड जुड़ा हुआ है।
यानी कि ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी कि 30 दिन यदि आपका डिटेंशन हो जाता है तो फिर 30 दिन के बाद 31वां दिन आप ऑटोमेटिकली है। देखिए पहले था कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर गवर्नर उसको हटा सकता था। केंद्र में जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर और राज्य में जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को हटा सकता था गवर्नर या वहां का राष्ट्रपति। अब जो परिवर्तन आया है वो कि यदि वो नहीं भी हटाता है तो अपने आप तो आप 31वां दिन आप अपने आप हट जाएंगे। तो इसके लिए कोई अलग से कानूनी प्रक्रिया को पालन करने की, अलग से कानूनी प्रक्रिया लिख करके देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली आप उससे बाहर हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। इसमें सर दो बातें हुई जो अभी भी उठ रही हैं, उस वक्त भी उठी थी जब ये कानून आया था, कि एक तो मुख्यमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा। चलिए मुख्यमंत्री को तो फिर भी गिरफ्तार करने के हमारे यहाँ मामले हैं, लालू यादव भी जेल गए थे, जयललिता भी जेल गई थी, मामले ऐसे बन सकते हैं। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा, क्योंकि उस वक्त सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई इससे इतना फेयर कानून हम लेकर के आ रहे हैं कि हमने तो प्रधानमंत्री के पद को इसके दायरे में रखा है कि प्रधानमंत्री पर भी अगर ऐसी नौबत आ जाए कि 5 साल से ज्यादा की सजा वाले किसी कानून में उनको 30 दिन की न्यायिक हिरासत हो जाए तो 31वें दिन उस होता है। लेकिन ये करेगा कौन, तो ये तो कहने की बात है, लिप सर्विस है, प्रधानमंत्री को थोड़ी कोई गिरफ्तार करता है। अब आप देखिए, एक आपने जो लोग ये कह रहे हैं, मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं, वैसे आप ठीक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों गिरफ्तार करेगा और किस स्थिति में गिरफ्तार करता है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा मामला किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोर्ट में चला गया। नरसिंह राव को आपको ध्यान में है ना कि नरसिंह राव को जो है वो फॉर्जरी वाले केस में जो है वो हमेशा कोर्ट में जाना पड़ता था। और बाद में उनके लिए चूंकि उन पर खतरा न हो तो पहले वो उनको 30,000, यहाँ पर जो कोर्ट था ध्यान में ईस्ट दिल्ली के अंदर जो कड़कड़डुमा कोर्ट था, कड़कड़डुमा कोर्ट आना पड़ता था। तो बाद में हुआ कि भाई उन पर कहीं खतरा ना हो तो इसलिए कहीं वहीं पर एक मेकशिफ्ट वगैरह जहाँ पर कोर्ट उनकी सुनवाई कर सके। कल यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय ले लेता है कि प्रधानमंत्री को क्रिमिनली इस मामला प्रधानमंत्री पे केस चलेगा और इनको जेल भेजता कौन है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये बात जो कही जा रही है ऐसा ही है कि दुरुपयोग होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि दुरुपयोग होता होगा, लेकिन ईडी हो या सीबीआई हो, जेल ईडी नहीं भेजता है, जेल सीबीआई नहीं भेजता है, जेल तो कोर्ट ही भेजती है ना। सब पहले अरेस्ट तो होता है। नहीं, मैं ठीक बात है, अरेस्ट होता है, लेकिन मान लेते हैं कि कल जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के लिए कह दिया, तब क्या करेंगे? तब तो उसे मना नहीं होता ना, प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट किया ना। एक्सेप्शनल ये है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी एक एक्सेप्शनल केस में हो सकती है, लेकिन क्या एक्सेप्शनल केस को हम कंप्लीटली निगेट कर दें? के केस में क्या हुआ था इमरजेंसी से पहले? नहीं, इंदिरा गांधी के केस में सिर्फ इतना हुआ था कि 12 जून का मामला है, 12 जून 1975 और 25 जून को तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। अपनी उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इतना ही था ना, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो अपनी सदस्यता बचाने के लिए बाद में तो सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल ही गया था, लेकिन उन्होंने वो पूरा का पूरा जो है वो उसका दुरुपयोग करते हुए नेशनल इमरजेंसी देश पर तो ये मैंने इसलिए पूछा कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री पर कोई भी कानूनी प्रक्रिया कितना आगे बढ़ पाई? नहीं, इस प्रकार का नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हो जाए। खैर वो तो बिल्कुल सही बात है, दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा भारत का। और उससे दुर्भाग्यपूर्ण ये होगा कि कोर्ट कह दे कि गिरफ्तार कर लो और उसके बाद भी वो इस्तीफा ना दे, वो नौबत ना आए उसके लिए ये। मैं कल एक एजम्पशन मान लेते हैं कि कल कोई प्रधानमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए जिसने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल। मान लेते हैं कि कल जाकर के और किसी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के आधार पर लगता है कि नहीं ये बात तो बिल्कुल सही है,
तो क्या उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट नहीं हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, क्यों नहीं दे सकती है? ऑल्दो ये, और उसके बाद कुछ बच जाता है क्या? नहीं बच जाता है। ये ऑल्दो ज्यादा जो है ये केंद्र के मंत्रियों के लिए या राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए या राज्य के मंत्रियों के लिए ज्यादा प्रभावी जो है वो ये लगता है, क्योंकि इसके तो उदाहरण है ना, हमने लालू यादव की बात की, जयललिता की बात की, हुए वो हिरासत में लिए गए, जेल भेजे गए, लालू जी तक ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल जी ने इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो ये लकूना पाया गया कि ये तो हमारे लीगल सिस्टम का और एक संविधान का एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है कि कोई मुख्यमंत्री कहे कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उसमें कोर्ट ने भी पढ़ने से मना कर दिया था। आप याद करें, उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट तो उसी चीज को करेगी ना जिसके लिए लॉ हो। लॉ जब है ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे? मॉरलिटी और एथिक्स के आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत साफ कहना था उस मामले में कि भाई लॉ नहीं कर रहा है ऐसा, और जब लॉ नहीं कर रहा है तो एथिकली चाहिए था, उनको कर देना चाहिए था कि मैंने जेल से आप सरकार चला सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं था, हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ये सोचा था क्या कि ये भी लोकतंत्र के ये भी दुर्दिन दिन आएंगे कि कोई मुख्यमंत्री जो है आपराधिक मामले में जेल जाए और कहे कि नहीं मैं वहीं से सरकार चलाऊंगा और उसको समर्थन भी मिले? ये भी बहुत बड़ी बात है। और वो मुख्यमंत्री जो नैतिकता के बेस पर ही वहां पर सत्ता में आया हो और वो कहे कि नहीं मैं जेल से ही शासन चलाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं कि कल जाकर के वो बरी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, अलग बात है। लेकिन तात्कालिक क्या था? आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था ना, सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नहीं भाई, जब तक हम निकल करके नहीं आ जाते हैं, धब्बे से हम बाहर नहीं, कलंक के साथ हम नहीं, संसद में हम नहीं जाना चाहते हैं, ये कलंक हम पर नहीं रहना। मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया था ना, दिया था या नहीं दिया था? क्या था? आरोप सिद्ध हुआ था क्या? नहीं सिद्ध हुआ था ना। लेकिन ईदगाह वाला मामले में उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था ना, छोटा सा मामला था, बंगलोर को एक ईदगाह के बाद चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दिया था उन्होंने। हाँ, एज चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दिया था। आप कह सकते हो कि उनका पॉलिटिकल करियर उसके बाद से नीचे ढलान पर ही चला गया, खत्म ही हो गया। लेकिन फिर भी नैतिकता के आधार पर उन्होंने वो इस्तीफा दिया। और इनसे ये नहीं कहा जा रहा था केजरीवाल से कि आप बरी हो जाइएगा तो आप दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएगा, केवल बेल की बात थी, बेल की बात कि भाई जेल से सरकार नहीं चला सकते, नहीं चलानी चाहिए, बेल मिल जाएगी, बेल के बाद आप बिल्कुल दोबारा शपथ ले लीजिए, दोबारा मुख्यमंत्री बन जाइएगा। तो खैर उस वक्त उन्होंने जो है ये नहीं किया था। अभी जो 30 दिन का विंडो इसमें दिया गया है, ये 30 दिन का विंडो बेल के लिए ही है कि 30 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद 31वें दिन आप अपने आप पदमुक्त माने जाएंगे, तो 30 दिन में आप बेल ले लीजिए जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, लोअर कोर्ट से ले लीजिए, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, जहां भी चाहे, वो पर्याप्त समय है, 1 महीने का। 1 महीने का एक तो ये सर, इसमें एक सेफगार्ड रखने की बात की गई, चूंकि जेपीसी के पास गया तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो 5 साल की जिसमें जिन धाराओं में सजा हो सकती है अगर उनमें गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें कुछ खास किस्म के अपराध बताए जाएं कि इन अपराधों में अगर कार्रवाई हो रही है तो आप पर यह कानून लागू होगा। ब्लैंकेट 5 साल का वो ना रखा जाए, ऐसा मुमकिन है कर पाना? क्योंकि भाई गुनाह तो किसी भी किस्म का हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि कई ऐसे अपराध हैं जिसमें 10 साल की सजा है, ठीक है। अब कि इसका मिसयूज ना हो, इसीलिए। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे कई ऐसे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी हमको लगता है कि अपराध है और एक क्रिमिनल एक्ट है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो आइडेंटिफाई कर दे कि भाई ये मुकदमे हो, यदि इस प्रकार के मुकदमे हो तो वैसी स्थिति में किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये सेफगार्ड रखा जा सकसकता है। अच्छा, इसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा? ये विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेदों 75 जो केंद्रीय परिषद से जुड़ा हुआ है, 164 जो राज्य परिषद से जुड़ा हुआ है, 239 AA जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अलग से जुड़ा हुआ है, पांडिचेरी का भी है, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारे अलग अलग बिल लाने पड़ेंगे। तीनों का अलग से आएगा। इसलिए अलग से आएगा क्योंकि ये न तो पूर्णतः केंद्र शासित है, ठीक है कि नहीं, और क्योंकि इनके यहाँ असेंबली है, समझ रहे हैं कि नहीं। एनसीटी का जो जिसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी हम बोले हैं, दिल्ली को आप न राज्य की पूर्ण राज्य का दर्जा है और नहीं पूर्णतः केंद्र शासित है। यहाँ पर एक आपका मुख्यमंत्री भी है, तो हम इसको कहते हैं एक नया प्रयोग है। वैसे ही आप जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, वहाँ असेंबली भी है और वहाँ पर केंद्र शासन भी है, यूटी भी है।
फिर वैसे ही दोनों जगह जो है वो गवर्नर जो है वो करीब करीब एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम कर रहा है। हालांकि एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वहाँ पर है एक मुख्यमंत्री के तौर पे। वही पौंडीचेरी के अंदर भी है। पौंडीचेरी के अंदर भी आपको विधानसभा, सेंटर, स्टेट्स और यूटी इस तीनों के लिए अलग से इसमें प्रावधान करने पड़ेंगे। तो एक बात हुई। अच्छा सर, क्योंकि केजरीवाल जी की बात हुई और उनके लिए ये कानून, उनकी वजह से ये कानून लाना पड़ा, लोकपाल का क्या हुआ? इसमें कहा गया था कि लोकपाल करेगा प्रधानमंत्री की जांच, मतलब उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आए थे, सत्ता में आए थे, और उस वक्त सबने समर्थन किया था, बीजेपी ने भी समर्थन किया था कि लोकपाल बनना चाहिए। लोकपाल कहीं दिखाई नहीं देता। किसी किसी राज्य में जरूर हम कभी कुछ चर्चा सुन लेते हैं। नहीं, राज्यों में है, कई राज्यों में है। आपने देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में सुनते हैं। लेकिन बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, कोई भी जांच नहीं चाहता है, ये तो सच्चाई है ना। ये सच्चाई को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम अपने, जब हम नहीं होते हैं तब हम अंकुश चाहते हैं, जब हम होते हैं तब हम अंकुश नहीं चाहते हैं। ये तो स्वाभाविक ह्यूमन प्रवृत्ति है। केजरीवाल जी की बात निकली तो उनका सर एक बयान बड़ा कल का वायरल है, उस पर आ जाते हैं। केजरीवाल जी ने राम मंदिर, वो गए थे अभी पीछे, तो राम मंदिर में जो चोरी का मामला चल रहा है उन्होंने खूब उसको जोर शोर से उठाया। तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने अमित शाह जी से कहा कि आप क्यों नहीं गए 2.5 साल में, जब से मंदिर बन गया, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? फिर उन्होंने कहा देश की सच्ची सनातनी पार्टी आम आदमी पार्टी है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से आना। अच्छा, सवाल नहीं, ये नहीं इंपॉर्टेंट ज़्यादा कि भाई हम इस पर बहस करें वो हैं या नहीं है, उनको ये कहना पड़ा, तो उनका प्रयास क्या है ये समझना है। देखिए, जो बंगाल में जो चुनाव हुआ है ना, मैं मानता हूं कि बंगाल में एक नया प्रयोग निकल करके आया है इस देश में, और जिसका इंतजार वर्षों से था, और जिसके बारे में मैं तो कम से कम लगातार बोलते रहता था कि भारत के अंदर एक हिंदू वोट बैंक खड़ा होना चाहिए। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर गया। विभाजन के पश्चात भी मुस्लिम राजनीति सर पर इस प्रकार से नशा की तरह चढ़ करके विपक्षी पार्टियों में बोल रही थी कि वो सिर्फ माइनॉरिटी की ही बात करते हैं। मेजॉरिटी तो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में मैंने ऐसा नहीं देखा है कि जहां बहुसंख्यक समाज को गाली दिया जाता हो, बहुसंख्यक समाज को विलेन के तौर पर खड़ा किया जाता हो। बंगाल चुनाव में एक हिंदू वोट बैंक खड़ा होकर के निकल आया। वही स्थिति आप देखेंगे कि आसाम के अंदर निकल करके आया। वही स्थिति मैं फिर कह रहा हूं बिहार के अंदर भी वो काम किया। तो ये 3 चुनाव, और तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होकर के आया है। इसके बाद से लोगों का गला सूखना, और जिसको कहते हैं ना, पसीने छूटना शुरू हो गए हैं। जो आप उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव जो बार बार, अखिलेश जी अपने जन्मदिन पर वो कृष्ण भगवान का वो तस्वीर उनके निकालेंगे, ये क्यों हुआ? इनको भी क्यों हुआ? मैं तो शुरू से बोलता था कि कालनेमी, मुझे लगता है कि मैं पहला व्यक्ति था जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कालनेमी शब्द का प्रयोग किया था। मैं आज से नहीं, पहले दिन से ये बात कर रहा था। योगी जी खूब करते हैं। हाँ, ये योगी जी भी करते हैं और सभी लोग अब सभी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैंने पहली बार शायद प्रयोग किया था टेलीविजन चैनल पर, ये आदमी एक कालनेमी है, ठीक है ना, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इसका कारण भी था, जो मुझे जानकारी अंदर से मिली थी कि, नाम नहीं जिक्र करूंगा, हमारे बहुत बड़े एक संत हैं जिनकी पूरी दुनिया में ख्याति है, और योग के बारे में 2-3 लोगों से इन्होंने प्रॉमिस किया था आश्रम जाकर के कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, और इसके बावजूद भी वो आया। उन्होंने कहा ये बात, तब लगा यार ये तो वाकई जब इतने बड़े संतों को धोखा दे चुका है आदमी, इसका मतलब ये है, ये सिर्फ पॉलिटिकल धोखेबाजी है और कुछ नहीं। हाँ, पॉलिटिकल धोखेबाजी है। देखिए, जो आदमी राम मंदिर पर बोलता था, एक के बारे में तो रोज जिक्र चल रहा है कि हमारी नानी वगैरह, एक और हम हमारी नानी ने कहा था कि ऐसे मंदिर में मेरे राम नहीं रह सकते जो किसी की मस्जिद तोड़ के लेकिन और एक दूसरा, एक मैं आपको आज जिक्र कर पाता हूँ, बोला ये हिजड़ों की तरह ताली बजाते हैं राम। अरे मंदिर बनाने से देश का विकास थोड़े होगा। ये बात भी केजरीवाल का है। मेरे रिसर्च टीम ने एक कोट करके ये हमको भेजा। हमने पूछा था, जब आपने कहा था
तो मैंने कहा जरा सा रिसर्च निकाल करके देखना, तो अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी, क्योंकि हम भुलक्कड़ हो गए हैं ना, 60 साल पार कर रहे हैं, तो हम भी भूलना शुरू किए हैं, सबकी मेमोरी तो उतनी नहीं है। तो मैंने कहा कि जरा सा एक आध दो कोट निकाल करके हमको भेजना, तो अरविंद केजरीवाल का बहुत सारी चीज़ें होता है कि समय के साथ आप भूल जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें कितना याद रखें। तो उसने कहा कि हिजड़ों की तरह ये ताली पीटते हैं अपनी सभाओं में जब मंदिर की बात निकलती है। अरे मंदिर बनाने से देश थोड़े बना है। और फिर मजेदार बात है, जवाहरलाल नेहरू को कोट कहता है कि टेम्पल्स बनाया था, भेल बनाया, ये बनाया, वो बनाया, मैंने वही वो कांग्रेस के नैरेटिव में। तो अरविंद केजरीवाल की बातों पे कोई अब कैसे यकीन करेगा? वैसे एक बात मैं आपको और बताऊं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की, तो इसके बाद कुछ हमने भी पता किया, तो जो पता चला, मैं भी नाम नहीं लेता किसने बताया, लेकिन बताया गया कि ये केजरीवाल जी की पार्टी के अंदर एक रीथिंकिंग डेवलप हुई है, और केजरीवाल जी का ये कहना है कि अब आपको हिंदुत्व सॉफ्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बीजेपी जितनी हार्डलाइन हिंदुत्व पे चली गई उसकी तो मुकाबला अपने आप नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुत्व फोल्ड में रहकर ही राजनीति आगे करेंगे। ये शायद एक टेम्पलेट आम आदमी पार्टी के अंदर बन रहा है कि वो नेशनलिज्म और हिंदुत्व जो अब तक कोर बीजेपी का पूरा स्फेयर जिसने घेरा हुआ था बीजेपी ने, उस वहां पर एक छोटा सा हिस्सा केजरीवाल जी अपने लिए चाहते हैं। देखिए, राजनीति में छोटा सा हिस्सा और बड़ा सा हिस्सा ये प्रयोग नहीं होता है। या तो आप इधर के रहेंगे या उधर के रहेंगे, ये दो नाव पर चलने पर तो आप, शायद उन्होंने तय कर लिया अब हमको इधर ही रहना है। देखिए, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की तरफ। आपको ध्यान है कि ये प्रयोग राहुल गांधी ने किया। 2019 का चुनाव आप याद कीजिए, और 2019 के चुनाव के पहले मुसलमानों की एक छोटी सी मीटिंग, एक जिसे कहते हैं ना अंदर की एक मीटिंग थी, जैसे क्लोज डोर मीटिंग। उसमें राहुल गांधी को मुस्लिम कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि देखिए, आप सॉफ्ट हिंदुत्व को आप आगे बढ़ाइए, हम तो आपके साथ हैं ही। जिसके बाद उन्होंने जनेऊ पहनना शुरू किया ऊपर। ये मुसलमानों की ही सलाह थी उनको, ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने उनको सलाह दिया था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगी, जब तक हिंदू वोट आपके साथ नहीं खड़ा होगा। अब उनको दिक्कत क्या है कि उनको पाला पड़ा है दो लोगों से, योगी जी से पाला पड़ा है और मोदी जी से पाला पड़ा है। जो पहले से बबूत लगा करके, पूरे त्रिपुंड लगा करके जो आदमी पहले से है, और जिसकी क्रेडिबिलिटी पर हिंदू समाज के, आप राम मंदिर की चोरी में आप किसी पर आप शक कर लें, लेकिन योगी के ऊपर तो आंच नहीं है ना, नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर तो कोई आंच नहीं है ना। वो तो त्रिपुंडधारी लगाकर, आप ऐसे पहलवान के आगे आप जा रहे हैं जो पहले से ही इसका भीष्म पितामह है। वैसे इसको ऐसा और सोचिए, अब वो आगे उनकी क्या पॉलिटिक्स रहेगी, लेकिन वो किन राज्यों में पॉलिटिक्स करते हैं उससे अंदाजा मिलेगा। ये पॉलिटिक्स मेनली 3 राज्यों में करते हैं, गुजरात, दिल्ली, गुजरात और पंजाब। बिल्कुल। गुजरात के लिए ये समझ में आता है, दिल्ली में उनका अलग मॉडल चलता है, वो फ्रीबीज वाला मॉडल जिसके दम पर वो ज़्यादा उनकी होती, तो वहाँ भी इतना समझ नहीं आता। पंजाब में क्या फ़ायदा है उनको? पंजाब में सरकार बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब ये कहा कि हम सच्ची सनातनी पार्टी हैं, कि हम तो वहाँ ये मंदिर बनवा रहे हैं, हम तो वहाँ पर ये काम हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं। पंजाब में कुछ इसका फ़ायदा होगा, इस स्ट्रैटेजी का? देखिए, पंजाब में हम लोग मान करके चलते हैं कि पंजाब जो है वो पूरी तरह सिख है, माने सिख फोल्ड में है, सिख फोल्ड में है। लेकिन पंजाब की जनसंख्या को यदि आप देखेंगे कि 38.6% जो आबादी है वो हिंदुओं की भी आबादी है पंजाब के अंदर। हो सकता है करेक्ट, ऑलमोस्ट इतना ही है शायद, बाय एंड लार्ज जो मेरी जानकारी है इतना है। और जो माझा वाला एरिया और मालवा वाला एरिया है, रूरल, उनको लगता है कि हिंदू वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट ना करे, क्योंकि अभी डेंट हुआ है उनको। हिंदू वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से नहीं आ पाता है। और दूसरी बात है कि सिखों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेज डेंट हुआ है, जिसे हम माझा और मालवा वाला एरिया में हम बात कर रहे हैं। यदि वो अकाल तख्त के इशू को वाकई हैंडल कर लेते हैं तो उतना डेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी डेंट हुआ है उनकी इमेज को। और एक सिख नहीं, हमको कहानी कुर्सी का देखने वाला वो दर्शक है, उसने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। अच्छा, हाँ,
मैंने भी बड़ा चौंका। तो मैंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल तो बहुत ही, बोला श्रोमणी अकाली दल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को एक नया प्रयोग करना चाहिए, एक दलित सिख को, क्योंकि बाकी उसने कन्वर्जन के बारे में भी बात कहा कि बाकी तो ये सब कन्वर्ट किया हुआ सिख है, दलित सिख को अपने लीडरशिप में ले आना चाहिए वहां पर पंजाब के अंदर। तो मैंने कहा कि क्या सिख वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? बोला ये प्रयोग करेंगे तो हो सकता है, और बाकी तो हिंदू वोट कर देगा ही पड़ेगा। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इसलिए किया कि ये जो 38.56% जो हिंदू वोट है, वो जो सिख वोट डेंट कर रहा है, उसको कंपेंसेट यहां से किया जा सकता है। और अभी जितने भी सर्वे आए हैं उसमें ये माना जा रहा है कि भाई 63 सीट्स जो है वो 117 है ना, 117 में से 62 या 63 थी अभी तक जितने सर्वे आए हैं, लोकल सर्वे जितने आए हैं, तो उसमें एज तो बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का है, लेकिन इसका कांग्रेस के लिए बताया जा रहा है। तो उसको कैसे कंपेंसेट किया जाए, उसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे लगता है उनके लिए खैर अभी सबसे महत्वपूर्ण पंजाबी है, तो ये जो भी कुछ स्ट्रेटेजी है, और क्योंकि सामने इलेक्शन भी पंजाब का ही है, तो उसी को ध्यान में रख के वो बना रहे हैं। उसका कितना फायदा कितना नुकसान होगा इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज ये धर्म की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी का तड़का, और जो कानून उनकी वजह से ही बनाया गया, वो बिल जो है लाने का प्रयास, उस पर प्रोफेसर साहब से बात हुई। सर बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।